ये इम्प्लीमेंटेशन और कब करना है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेजेस। तो फिर नोटिफिकेशन आने तक मुझे रजिस्टर बनाने के लिए, एनुअल रिटर्न्स के लिए रुकना है या क्या, कैसे कर। सारे एचआर प्रोफेशनल्स को एक बहुत ही सवाल है जो सता रहा है और वो बहुत बेकरार है उसका जवाब सुनने के लिए कि सीटीसी स्ट्रक्चर कैसे करना है। अब उसके ऊपर थोड़ा सा आप क्लैरिफिकेशन। नमस्ते एंड वेलकम टू लाब्रियो कंप्लायंस हब पॉडकास्ट, जिसका नाम है कंप्लायंस की बात, और मैं गायत्री चौहान, को फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ लाब्रियो कंप्लायंस हब प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत करती हूँ। हम यहाँ पर एचआर, पेरोल, लेबर लॉ, इन सब की बात करेंगे बहुत ही ईजी तरीके से, ताकि आपको वो समझने में और अप्लाई करने में बहुत ही आसानी हो। आज का हमारा टॉपिक है न्यू वेज कोड। लेबर लॉ की हिस्ट्री में न्यू वेज कोड ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पे खड़ा है। 75 साल पुराने लेबर लॉ के जो फ्रेमवर्क थे वो आज नए तरीके से रीसेट कर दिए गए हैं। द वेज कोड बिल 2019 was passed by Parliament on 2 अगस्त 2019 एंड जुलाई 2020 में इसे पब्लिक के कंसल्टेशन के लिए पब्लिश किया गया। बट इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ 21 नवंबर 2025 से। 4 नए लेबर लॉ कोड जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिए गए, और जो पुराने 29 आउटडेटेड लेबर लॉ एक्ट्स थे वो एक सिंगल प्रोसेस में मर्ज कर दिए गए। ये जो लीगल चेंज है ये सिर्फ एक लीगल चेंज नहीं है, ये एक नया वर्कफोर्स, एम्प्लॉयर रिलेशनशिप और कंप्लायंस को अप्रोच करने का एक नया तरीका है। लेकिन हमारे बिजनेस ओनर्स और एचआर प्रोफेशनल्स जो है वो बहुत परेशान हो चुके हैं। वो ये सोच रहे हैं कि ये जो न्यू कोड लाए हैं उसकी वजह से हमारे परेशानियां और भी बढ़ गई है, बट ऐसा नहीं है। न्यू वेज कोड का मोटिव ही ये है कि वो एक आसान कंप्लायंसेस प्रोसेस दे, ताकि बिजनेस ओनर्स और एचआर प्रोफेशनल्स उसे बहुत आसान तरीके से इम्प्लीमेंट करें। हमारे ऑफिसेस का जो पुराना फैक्ट्रीज और एक ट्रेडिशनल ऑफिसेस का जो तरीका था वो अब नहीं रहा है। स्टार्टअप्स आ गए हैं, सर्विस सेक्टर्स आ गए हैं, गिग वर्कर्स आ गए हैं, फिर प्लेटफॉर्म वर्कर्स आ गए। ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स है ये नए वर्कफोर्स का एक हिस्सा है। पुराने लेबर लॉ कोड्स जो थे वो इसे सही तरीके से एड्रेस कर ही नहीं पा रहे थे। तो ये जो न्यू वेज कोड है ये इसी गैप को फिल करने की एक कोशिश है। सवाल ये है कि चेंज क्यों हुआ है, क्या हुआ है, ये सवाल ही नहीं है। सवाल ये है कि जो ये चेंजेस हुए हैं क्या इसके लिए हम तैयार हैं। तो चलिए फिर इन सवालों का जवाबों का सिलसिला शुरू करते हैं। इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ है मिस्टर जय शाह, जो फाउंडर और डायरेक्टर है लाब्रियो कंप्लायंस हब प्राइवेट लिमिटेड के। इन्हें आप कंप्लायंस का प्रैक्टिकल सोल्यूशन देने वाला एक्सपर्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एडवाइजरी नहीं करते हैं, ये अपने क्लाइंट के साथ बैठ के उन्हें ये जो लेबर लॉज है वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं, जो सैलरी स्ट्रक्चर्स है वो बनाने में मदद करते हैं, ऑडिट और इंस्पेक्शन हैंडल करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कंप्लायंस की बात जय और गायत्री के साथ। वेलकम जय। Yeah, thank you Gayatri for a good introduction. So we will start with the question answers. So please start. Yes. So मेरा पहला सवाल ये है जय कि लेबर लॉ एक्ट्स आ तो गए हैं 21 नवंबर 2025 से बोला गया है कि चलिए अब शुरू कीजिए, लेकिन लोग अभी भी कंफ्यूज है। कोई बोल रहे हैं अप्रैल से शुरू करेंगे, कोई बोल रहे हैं जनवरी से शुरू करेंगे। तो आप प्लीज इस पे थोड़ा क्लियरिटी दे देंगे। हाँ, देखो 21 नवंबर 2025 को ये इम्प्लीमेंटेशन हो गया, यानी नोटिफाइड हो गया है एक्ट, यानी आपको इम्प्लीमेंट करना ही है उसको। तो बाय डिफॉल्ट कोई भी कंपनी अगर बोल रही है कि नहीं अभी इम्प्लीमेंट नहीं करना है, ये 3 महीने 4 महीने तो नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन डेट आ गई है। तो मैं पहले थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा कि भाई क्या है ये इम्प्लीमेंटेशन और कब करना है। इम्प्लीमेंटेशन जिस दिन हुआ उसी दिन से एक्ट आपको लागू लग जाता है। तो इसमें आपको सिंपल एग्जांपल मैं दूंगा कि फॉर एग्जांपल के स्कूल चला रहा है, ठीक है, तो स्कूल में ऐसा बोला है कि भाई 6 आवर्स होने ही चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, तो वो मैंडेटरी हो गया है कि भाई 6 आवर्स का रहेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या है कि भाई रूल जो है कि भाई वहां पर
पर प्राइमरी और सेकेंडरी 2 स्कूल है। तो उसमें क्या करना है कि भाई सेकेंडरी बच्चे कौन से रहेंगे, कौन से स्टैंडर्ड से कौन से स्टैंडर्ड तक है ना वो सेकेंडरी रहेंगे, और प्राइमरी कौन से स्टैंडर्ड से कौन से स्टैंडर्ड रहेंगे। प्राइमरी आफ्टरनून रहेगा और सेकेंडरी है वो मॉर्निंग का रहेगा। तो वो रूल हो गया। बट एक्ट क्या बोलता है 6 आवर्स। अब आप उसको बाइफर्गेट कर रहे हो प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर, तो वो आपके रूल हो गए। पर 6 आवर्स है वो फिक्स हो गया कि भाई दोनों के लिए 6 आवर्स रहेंगे। तो ये एक्ट ऐसे हुआ है कि भाई एक्ट है ना वो इम्प्लीमेंट हो गया, यानी आपको इम्प्लीमेंट करना है और स्टार्ट करना है इसका। ओके, थैंक यू। अब मेरा नेक्स्ट सवाल ये रहेगा कि रूल ड्राफ्ट्स कितने स्टेट में आ चुके हैं और कितने स्टेट्स में अभी आना बाकी है? हाँ, जो रूल्स है अभी कैसा है कि हर एक स्टेट अपने अपने रूल्स बनाएंगे, एक्ट के वाइज के हिसाब से, कोड्स के हिसाब से रूल्स बनाएंगे। तो 98% स्टेट्स ने ऑलरेडी है ना ड्राफ्ट रूल दे दिए हैं। 2023 ऑनवर्ड से ही सब रूल आ गए। रिसेंटली अभी तमिलनाडु ने भी दे दिया है। सिर्फ वेस्ट बंगाल एक स्टेट है जहां पर अभी तक नहीं हुआ है। तो सभी के सभी स्टेट्स के ड्राफ्ट रूल आ गए, पर वो अभी नोटिफाइड नहीं हुए हैं। जैसे अभी फ्लोर वेजेस, नेशनल फ्लोर वेजेस ने सब आना बाकी है। तो जैसे ही वो आ जाएंगे उस हिसाब से वो भी रूल भी नोटिफाइड हो जाएंगे। बट इट विल टेक अराउंड 60 to 90 डेज लगेंगे टू नोटिफाइड द रूल्स एंड एवरीथिंग। अभी आपने कहा कि एक्ट इम्प्लीमेंट करने हैं, बट फिर आगे का स्टेप क्या रहेगा? हाँ, सी इसमें व्हाट नाउ यानी जो इमीडिएटली बेसिस पे है। एज ए कंसल्टेंट आई एडवाइज ऑल द व्यूअर्स एंड द क्लाइंट्स ऑल्सो कि आप एटलीस्ट सैलरी स्ट्रक्चर है ना वो स्टार्ट कर दीजिए, उसको है ना रीडिज़ाइन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एक्ट एप्लीकेबल हो गया है। तो फर्स्ट एंड प्रायोरिटी होनी चाहिए कि सैलरी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। और जो रूल के लिए लोग रुके हुए हैं, ठीक है, अब जो वेजेस का डेफिनेशन है वो नहीं चेंज होने वाला है। क्यों? क्योंकि एक बार एक्ट हो गया तो इसको वापस वो चेंज करने के लिए एक बड़ा प्रोसेस रहता है, जहां से आपको बिल ने पास करना होगा पार्लियामेंट से। तो वो इतना इजी टास्क नहीं है। तो वेजेस का डेफिनेशन तो अब एज इट इज रहेगा। देयर मे बी अ क्लेरिफिकेशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री के भाई क्या कहना, पर जो रूल है रूल के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग बोलेंगे कि वेज रजिस्टर से उसके फॉर्मेट्स चेंज होंगे, रिटर्न्स के होंगे, वो सब चीजें है ना वो चेंज होने वाली है। तो डोंट वेट फॉर द रूल्स कुछ कुछ चीजों में है जहां पर रूल मैंडेटरी है। अदरवाइज आपको जो वेजेस का डेफिनेशन है वो तो सेम ही रहने वाला है, उसमें चेंज होने के चांसेस नहीं है। अभी आपने कहा कि रूल ड्राफ्ट आ चुके हैं बट उसका नोटिफाई होना बाकी है। यस। तो फिर नोटिफिकेशन आने तक मुझे रजिस्टर बनाने के लिए, एनुअल रिटर्न्स के लिए रुकना है या क्या, कैसे करें? या सी कोई भी कंपनी को है ना सिर्फ एक्ट के हिसाब से नहीं जाना चाहिए, ड्यू डिलीजेंस भी रहते हैं। कभी कोई कंपनी में ड्यू डिलीजेंस आ गया इंटरनल, ओके, कि भाई ऑडिटर्स बिठाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो लोग फिर क्या बोलेंगे कि भाई जब ये रूल अभी नोटिफाइड नहीं हुआ तो एटलीस्ट एग्जिस्टिंग जो रूल के हिसाब से आप रिटर्न्स फाइल करते हो, रजिस्टर्स मेंटेन करते हो, वो आप कीजिए। ओके, ठीक है। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर सभी लोग देख रहे हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेजेस? सी वही प्रॉब्लम है कि पूरा इंडिया है ना एक ही डेफिनेशन पे रुका हुआ है, वो है वेजेस। ओके, अब वेजेस का डेफिनेशन आप देखोगे ना तो वो डेफिनेशन 2Y है, यानी A से लेकर X तक का सब मिस कर रहे हैं, डायरेक्टली Y पे आ रहे हैं, यानी फाइनल कंक्लूजन पे आ रहे हैं। तो उसमें बहुत से डेफिनेशन है, जैसे A टू लेकर X तक डेफिनेशन है। A2Y तो आपका वेजेस का डेफिनेशन है। तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड A टू X क्या है। तो हमें A टू X तक पॉडकास्ट में नहीं लेना है, बट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, डेफिनेशंस है, वही हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि 2A है जो स्टार्टिंग है, जहां पर अकाउंटिंग ईयर दिया गया है। क्या होता है, पहले बहुत कंफ्यूजन होता था क्योंकि सब एक्ट अलग अलग दिया गए थे कि भाई PF अलग है, ESIC अलग है, फिर अपना बोनस अलग है, मिनिमम वेज एक्ट अलग है। तो उस हिसाब से वेजेस ने रहता था। अब उन्होंने है ना सिंप्लीफाई कर दिया है कि सबके लिए जैसे वेजेस रहेंगे तो सबके लिए सेम रहने वाले हैं। ऐसे ही जैसे ये जो वेज कोड है उसमें आपको मिनिमम वेज एक्ट है, पेमेंट ऑफ वेज एक्ट है, इक्वल रेम्यूनरेशन है, उन सब के लिए जो दिया गया है वो अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च दिया गया है। दैट इज द इंपॉर्टेंट। सेकेंड, उन्होंने एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का डेफिनेशन दिया गया है कि भाई एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या रहेगी। तो जैसे कि रेलवेज है, पोर्ट है, टेलीकम्युनिकेशन है, एयरपोर्ट अथॉरिटी है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है,
ये सबको है ना सेंट्रल गवर्नमेंट लगेगा। इवन उन्होंने ब्रीफ किया हुआ है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स भी है इसके अंदर, जो कॉन्ट्रैक्टर्स इन सब के लिए काम करते हैं, ये जो सेक्टर्स बोले हैं, तो उनके लिए भी सेंट्रल एक्ट ही लगेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड अदर देन दैट जो रहेगा, जो प्राइवेट रहते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए रहेगा। तो ये एप्रोप्रिएट सेकेंड डेफिनेशन था। थर्ड डेफिनेशन है वहां पर कॉन्ट्रैक्टर का कि भाई हु विल बी द कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर के साथ इस बार इसमें अच्छा ये किया है कि सब कॉन्ट्रैक्टर्स को भी इन्वॉल्व किया है कि भाई वो सब लेटिंग होता है। अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बनता है तो एक कॉन्ट्रैक्टर रहता है, वो वापस अपना काम है ना वो सब कॉन्ट्रैक्टर्स को देता है, दैट इज कॉल्ड द सब लेटिंग बोलते हैं। तो वो भी एक्ट में ये किया गया है कि भाई कॉन्ट्रैक्टर्स कौन है और वो सब कॉन्ट्रैक्टर्स कौन रहेंगे, वो भी ब्रीफ किया गया है कॉन्ट्रैक्टर डेफिनेशन में। देन कॉन्ट्रैक्टर लेबर्स जो दिया गया है उसका भी डेफिनेशन बहुत ही अच्छा दिया कि भाई हु विल बी द कॉन्ट्रैक्ट लेबर। ओके, जैसे कि स्टाफिंग कंपनी रहते हैं कि भाई ए कंपनी के लिए स्टाफिंग कंपनी ने 500 एम्प्लॉयज रख दिए वहां पर। ओके, पर उसका जो इन हाउस के अंदर उसका पेरोल ने जो करता है, ही विल नॉट काउंट एज ए कॉन्ट्रैक्ट लेबर, वो एम्प्लॉय में काउंट होता है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर है। सेकंड अच्छा है, उसमें डेफिनेशन दिया गया है, वो दिया गया है एम्प्लॉय का कि एम्प्लॉय कौन रहेगा। एम्प्लॉय का डेफिनेशन भी बहुत अच्छा दिया गया है कि एम्प्लॉय ऑन वेजेस टू डू स्किल, अनस्किल, सेमी स्किल, सुपरवाइजरी, क्लेरिकल वर्क, मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क विल बी कंसिडर एज ए एम्प्लॉय। फिर उसके बाद दिया गया है डेफिनेशन वर्कर का, जो सेम डेफिनेशन है एम्प्लॉय का, बट इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। मैनेजर वर्ड यूज उन्होंने नहीं किया है, बट सुपरवाइजरी ने ये सब कुछ किया है और उसमें एक्सक्लूड लिखा हुआ है कि सुपरवाइजरी हु कैन एग्जिट दी ड्रॉइंग द सैलरी ऑफ 15,000 रुपीज। 15,000 तक अगर सैलरी ड्रॉ कर रहा है और सुपरवाइजरी कैपेसिटी में है तो वो एक्सक्लूड है फ्रॉम द वर्कर कैटेगरी। तो यहाँ पर सबको ऐसा रखता है कि भाई हाँ, यानी 15,000 के ऊपर अगर कोई भी एम्प्लॉय रहेगा तो वो है ना एक्सक्लूड हो जाएगा वर्कर कैटेगरी। तो रियलिटी में ऐसा नहीं है। अभी क्या होता है, जैसे आपने स्टार्टिंग में ही बताया कि भाई सिनारियो चेंज हो गया है। अभी आप अगर बैंक में भी जाते हो तो जो एग्जीक्यूटिव लेवल का बंदा भी है उसका डेजिग्नेशन है ना वो असिस्टेंट मैनेजर ने रहता है, पर क्या उसके हाथ में डिसीजन पावर है? उसके हाथ में कोई भी डिसीजन पावर नहीं। यानी अब जो पहले वर्कर कैटेगरी था, अब वो मैनेजर डेजिग्नेशन डिफाइन नहीं करेगा कि भाई वो सुपरवाइजरी है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है जो एक इवन द वाइस प्रेसिडेंट, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट कैन से दैट आई एम अ वर्कर। एक टेलीकम्युनिकेशन का ऑलरेडी एक जजमेंट लॉ है जहां पर बोला है कि भाई आई एम द बाय डेजिग्नेशन आई एम द वाइस प्रेसिडेंट, बट मैं वर्कर कैटेगरी हूं क्योंकि मैं कोई डिसीजन पावर मेरे पास नहीं हुआ करता था। तो यहाँ पर ये सब सोचना होगा एम्प्लॉयर को कि भाई मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, उसका रोल डिफाइन करना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट लेटर मुझे उस तरीके से देना है, KRA KPI कि भाई एम्प्लॉय कैटेगरी क्या रहेगी, वर्कर कैटेगरी क्या रहेगी। यानी लोग सोचेंगे कि भाई सिर्फ 15,000 के ऊपर है तो वो वर्कर से हट गया, तो ऐसा नहीं है। इसके पहले भी जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ने थे उसमें वर्कमैन का डेफिनेशन पढ़ोगे भाई, हु आर नॉट इनटू द डिसीजन मेकिंग। जैसे कि डिसीजन मेकिंग का कैसे, लीव अप्रूव करना या कोई कोटेशन भेज रहा है मैनेजर, ओके, तो वो निगोशिएट करने के लिए उसको पावर होना चाहिए, तो उसको सुपरवाइजरी का। तो यहाँ पर रोल ने सब कुछ डिफाइन करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को। ऐसे ही वर्कर के बाद हम लोग का जो आएगा वो आएगा जो इंपॉर्टेंट, जो सबसे स्टार्टिंग में आपने पूछा, वेजिस। वेजिस का जो डेफिनेशन है ना वो मैंने है ना 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, दैट इज A, B, C एंड D। तो वेजिस का डेफिनेशन क्या है कि वेजिस मीन्स ऑल रेम्यूनरेशन वेदर बाय वे ऑफ सैलरी और अलाउंसेस। तो जो फर्स्ट लाइन है डेफिनेशन की, ओके, उसको मैंने A करके दिया है, विच इंक्लूड्स, तो उसको मैंने बी करके दिया हुआ है, जैसे कि बेसिक विच इंक्लूड्स बेसिक, डीए एंड रिटेनिंग। अब बेसिक और डीए सबको पता रहता है। रिटेनिंग यानी क्या रहता है, जैसे कि कोई भी सीजनल वर्कर रहता है, जैसे वो 7 महीना 8 महीना काम करता है और 4 महीने वो काम नहीं करता है क्योंकि वो सीजन के हिसाब से रहता है, तो उसको बोला जाता है, उसको रिटेनिंग अमाउंट दिया जाता है कि तू रिटेन देम, उसको कुछ रिटेनिंग अलाउंस दिया जाता है जो हमारी इंडस्ट्रीज में कम देखने मिलता है, तो उसको मैंने पार्ट बी दिया है। देन द सी,
दो इंपॉर्टेंट है, जैसे इंक्लूड क्या होगा, अब एक्सक्लूजन क्या होगा। तो एक्सक्लूजन में उन्होंने दिया हुआ है, जैसे ए है वो बोनस है, बी है हाउस एकोमोडेशन है, सी है वो एम्प्लॉयर पीएफ है, विथ इंटरेस्ट वहां पर लिखा गया है पर उसको थोड़ा सा हमें साइड करना पड़ेगा। देन डी है वो कन्वेंस है, डिफ्रे अलाउंस है, देन एचआरए, ट्रिब्यूनल, ओटी अलाउंस लिखा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग बोल रहे हैं कि भाई ओटी कैसे करेंगे। ओके तो ओटी अलाउंस लिखा है, ओटी नहीं लिखा है। ओटी अलाउंस मींस ओटी अलाउंस करके रिलीवर, जैसे नाइट रिलीवर चार्जेस के रहते हैं उस हिसाब से सिक्योरिटी गार्ड में रहता है, तब ये ओटी अलाउंस मगर यहाँ पर लिखा हुआ है। देन कमीशन है, ओके ग्रेचुइटी, एंड फाइनली इट इज द रिट्रेचमेंट। मगर इसमें जो मैंने जितने भी पॉइंट्स बोले हैं, ए टू आई इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे ही ये डेफिनेशन खत्म हो रहा है उसके नीचे क्या लिखा गया है कि एक्सक्लूजन में ए टू आई जो भी एक्सक्लूजन में आ रहा है, ए से लेकर आई तक, if it exceed the 50% of the basic salary, okay, then the exit amount will be transferred to the बेसिक सैलरी। कैसे, मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि फॉर एग्जांपल कि आपकी बेसिक सैलरी है वो है 10,000 रुपीज, बट आपका जो एक्सक्लूजन मैंने बोला जैसे कि कन्वेंस, एचआरए, जितने भी ए टू आई के मैंने आपको बताए, वो अगर 12,000 हो रहा है, इट मीन्स दैट कि आपका बेसिक इज लेस देन द अदर अलाउंसेस। तो जो 2000 है, वो जो 2000 एग्जिट हो रहा है वो आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा बेसिक सैलरी के अंदर उस हिसाब से। तो ये डिफाइन मैंने इस हिसाब से किया है कि आपको समझ में आए। ए यानी अलाउंसेस, वहां पर जो लिखा हुआ है अलाउंसेस यानी आपने स्पेशल अलाउंस, अदर अलाउंस करके दे दिया, तो वो फिर सैलरी का पार्ट हो जाएगा। फिर बेसिक प्लस डी आ गया। एक्सक्लूजन का भी आपको बताया कि भाई दैट शुड नॉट एग्जिट द 50% ऑफ द बेसिक सैलरी। अगर एग्जिट हो गया तो दैट अमाउंट हैज टू बी ट्रांसफर टू द बेसिक सैलरी। एंड फाइनली इट कम्स टू द डी, दैट इज द इन काइंड वेजेस। इन काइंड वेजेस यानी क्या होता है, बहुत सिंपल है इन काइंड वेजेस। इन काइंड वेजेस यानी क्या, जैसे कि होटल इंडस्ट्रीज रहते हैं तो वो जो वेटर और स्टाफ्स ने लेकर आते हैं वो ज्यादातर है ना आउटस्टेट से लेकर आते हैं, ठीक है। तो उनका स्टे, फूड, पूरे दिन का फूड ने जो रहता है वो जो एम्प्लॉयर है वो बेयर करता है। तो पहले क्या होता था कि फॉर एग्जांपल मिनिमम वेजेस जो है वो फॉर एग्जांपल हम लोग 15,000 ले ले तो वो सिर्फ सैलरी 7,000 ही देते थे, बाकी का वो बोलते हैं अकोमोडेशन इन काइंड वेजेस में वो डाल देते थे 30-40%। बट नाउ द गवर्नमेंट, दिस वेज कोड हैज रिस्ट्रिक्ट दैट इन काइंड वेजेस, वो सिर्फ 15% यानी 15% ही हम लोग सैलरी का यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। ओके तो यहां पर जैसे मैंने बताया कि भाई कोई होटल से ना आता है तो उनको इन काइंड वेजेस पे भी रिस्ट्रिक्शन किया गया है, दैट इज 15%। बट अकॉर्डिंग टू मी आई कंसिडर द मेडिकल इंश्योरेंस या जीपीए जो ग्रुप पर्सनल इंश्योरेंस ने कंपनी निकालती है, दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ इन काइंड वेजेस ओनली, जहां पर वो किसी गवर्नमेंट बॉडी या एम्प्लॉइज को नहीं दे रहा है, वो डायरेक्टली थर्ड पार्टी को दे रहा है जो इंश्योरेंस कंपनी ने रहती है उसको पे कर रहा है। तो इफ इट इज 15% तो वो एक्सक्लूड ही गिना जाएगा। सो सिंपल मैंने बनाया है कि जो वेजेस का डिफिनेशन है उसको ब्रेक कीजिए ए, बी, सी एंड डी, तब जाकर आप है ना परफेक्ट आ पाएंगे कि भाई किस तरीके से मुझे ये वेजेस का डेफिनेशन आ रहा है, उस हिसाब से सिंपल वे में आप सीटीसी डिजाइन कर सकते हो। वाह, वेरी नाइस जय। यानी डेफिनेशन ऑफ वेजेस समझने से पहले ऐसे कई सारे डेफिनेशंस है जो हमें पहले समझने पड़ेंगे, तब जाके ये डेफिनेशन ऑफ वेजेस हमें समझ में आएगा। राइट, गुड, नाइस, वेरी नाइस। अब सारे एचआर प्रोफेशनल्स को एक बहुत ही सवाल है जो सता रहा है और वो बहुत बेकरार है उसका जवाब सुनने के लिए कि सीटीसी स्ट्रक्चर कैसे करना है। अब उसके ऊपर थोड़ा सा आप क्लैरिफिकेशन दीजिए। नहीं, जैसे आगे हम लोग ने पीछे भी मैंने बताया कि भाई किस तरीके से होता है, डायरेक्ट आप जंप कर रहे हो प्रोसेस पे, ठीक है। कि भाई क्या हुआ कि हम लोग डायरेक्ट वेजेस पे आ गए, सेक्शन 2Y पे A to X हम लोग ने छोड़ दिया। वैसे ही वेजेस डेफिनेशन सीटीसी डिजाइनिंग जाने के पहले सर्टन और भी वेजेस, मिनिमम वेज एक्ट है, पेमेंट ऑफ वेज एक्ट है, बोनस है, वो भी कंसिडर किया जाएगा, तब जाकर आप है ना वेजेस का सीटीसी डिजाइनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक ही बात बोलूंगा कि देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सीटीसी। सीटीसी जो कॉस्ट टू द कंपनी है ना, वो कंसल्टेंट, एम्प्लॉयर और एचआर लेकर आए हैं, उसका कोई लीगल स्टैंड नहीं है।
अगर आप कहीं भी देखोगे, कोई भी एक्ट, पीछे के भी एक्ट देखोगे तो वहां पर सीटीसी वर्ड यूज नहीं हुआ है कभी भी, ठीक है। वो क्रिएटेड बाय द कंसल्टेंट, एम्प्लॉयर एंड द एचआर, ये सब ने मिलके किया हुआ है। तो हम लोग सीटीसी पे न जाएंगे, क्योंकि अब एक बात है कि सालों से, जैसे 75 ईयर से ऑलरेडी यही रूल चल रहे थे, आफ्टर इंडिपेंडेंस यही रूल चल रहे थे, ठीक है। तो कोई भी एम्प्लॉय को अब मैं बोलूंगा कि मैं सीटीसी तुझे नहीं दूंगा, मैं तुझे ऐसे करके दूंगा, तो उसको भी नहीं समझ में आएगा। तो हम लोग ने क्या किया है, इजी वे में ना सीटीसी जो स्ट्रक्चर है वो एज इट इज रखा है, मगर जो वेज का ABCD है उसमें, मगर मैं वापस वही बताऊंगा कि डायरेक्टली हमें वहां नहीं जाना है। उसके पहले कि हम लोग को मिनिमम वेजेस का भी पता होना चाहिए। तो इस बार चैप्टर 2 के अंदर मिनिमम वेजेस लिया गया है, क्योंकि अब वे एक्ट नहीं बोलूंगा, एक्ट इज द कोड ओनली। तो मिनिमम वेजेस जो लिया गया है उसमें सेक्शन 5 में पहले ही लिख दिया है कि नो एम्प्लॉयर पे लेस देन मिनिमम वेजेस, जो भी मिनिमम वेजेस है उससे कम नहीं दे सकता सेक्शन 5 में। सेक्शन 6 जो है वो आपका फिक्सेशन ऑफ द मिनिमम वेजेस है, ओके। पर इसके अंदर जो सेक्शन 6 में दिया गया है ना, उसमें थोड़ा सा क्या दिया गया है कि फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस पेएबल टू द एम्प्लॉय। तो कोई सोचेगा तो वर्कर के लिए नहीं है, पर उसके अंदर ही सेक्शन 6 में, सब सेक्शन 6 के अंदर वापस दिया गया है कि भाई कैसे हम लोग फिक्सेशन करेंगे। तो प्राइमरी कैटेगरी या कि स्किल, सेमी स्किल, अनस्किल को कंसीडर करेंगे, प्लस कैटेगरी वर्कर, वहां पर वर्कर है, पर इसका भी एक्सप्लेनेशन आएगा, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन एक ही है, एम्प्लॉय वर्ड यूज हुआ है और कहीं पे वर्कर हुआ है फिक्सेशन में। तो कोई किसी का कंफ्यूजन ये होगा कि जो एम्प्लॉय रहेंगे उसके लिए फिर ये नहीं रहेगा, वर्कर के लिए ही रहेगा, बट इसका क्लेरिफिकेशन आगे आएगा। एंड सेक्शन 9 के अंदर फिक्सेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विल फिक्स द फ्लोर वेजेस, हर एक स्टेट का एक फ्लोर वेजेस होगा और वो स्टेट उसको फॉलो करेगी। बट इसके अंदर भी उन्होंने ब्रीफ किया हुआ है कि इफ फ्लोर वेजेस इज लेस देन द मिनिमम वेज एक्ट ऑफ दैट स्टेट, तो फिर मिनिमम वेज एक्ट विच एवर इज द हायर वही फॉलो करना है। सपोज के भाई फ्लोर वेजेस है वो है 12,000 रुपीज, बट मिनिमम वेजेस जो आ रहा है वो 15,000 रुपीज है, तो वो स्टेट फिर वो मिनिमम वेजेस 15,000 करेगा। वाइस वर्सा हम करते हैं कि भाई वहां का स्टेट का ऑलरेडी 10,000 रुपीज है और इनका 12,000 रुपीज फ्लोर वेजेस आया है, तो हमको फ्लोर वेजेस करना है। तो वेजेस के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप डिफाइन करोगे, क्योंकि बहुत सा वर्क फोर्स है जो ये मिनिमम वेजेस के अंदर आने वाला है। तब अगर आपको पता ही नहीं और आपने 50% ले लिया तो फिर है ना वो गलत हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला कि मिनिमम वेज एक्ट है, ऐसे ही पेमेंट ऑफ वेज एक्ट भी है जहां पर रूल दिए गए हैं कि भाई क्या क्या हो सकता है। तो वेजेस के अंदर किस तरीके से है कि पेमेंट ऑफ वेजेस में सबसे ज्यादा जो मुझे डिफरेंस लगा पुराने एक्ट में, एक पहले लिमिट दी गई थी कि भाई हु इज डूइंग 24,000 और लेस देन दैट विल बी कंसिडर अंडर द पेमेंट ऑफ वेज एक्ट, यानी उससे ज्यादा जो भी अर्न कर रहा है विल नॉट फॉल अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस। अब उन्होंने इररिस्पेक्टिव ऑफ सैलरी ब्रैकेट कर दिया, यानी इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एम्प्लॉय विल बी फॉल अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस। इट मींस दैट कि एम्प्लॉय की सैलरी अभी 7th ऑफ एवरी मंथ से होनी चाहिए। वो एक चेंजेस उन्होंने कर दिया कि सभी एम्प्लॉय वो अब पेमेंट ऑफ वेज एक्ट में आएंगे और टाइमली उनको पेमेंट जाना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है कि ज्यादातर मैंने देखा है कि इंस्टा के अंदर ने जब मैं देख रहा हूं तो आ रहा है कि FNF 2 दिन में हो जाएगा, क्वेरीज आना स्टार्ट हो गई है, ग्रेवियंसेस रेज करना स्टार्ट नहीं। सी इट इज अ सर्कमस्टेंस, वहां पर लिखा हुआ है कुछ चीजों के लिए उन्होंने लिखा हुआ है कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ द सर्कमस्टेंस। आप FNF का भी जो किया है उन्होंने उसमें लिखा हुआ है सर्कमस्टेंस। सो डेफिनेटली सर्कमस्टेंस मीन्स व्हाट कि कोई एम्प्लॉय ने कंपनी का एसेट ही नहीं दिया है, हैंड ओवर नहीं दिया है और वो चला गया है, तो 2 दिन में उसका FNF नहीं होगा। एंड देयर इज अ टर्म कॉल्ड नेचुरल जस्टिस, यानी कोई डिपार्टमेंट भी ऐसा नहीं है कि एंटरटेन करेगा। शोकॉज नोटिस जाने के बाद दोनों पार्टीज को बुलाकर जब उनको पता चलेगा कि भाई हैंडओवर ही नहीं हुआ है तो 2 दिन में कैसे वो कर सकते हैं, तो ये सब का थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन आएगा धीरे धीरे। तो यही सब चीजें आप जब ऐड करोगे
तब जाकर है ना आपका वेजेस का डेफिनेशन है ना क्लियर होगा। डायरेक्टली अगर आपने वेजेस पे आ गए और आपने मिनिमम वेज एक्ट फॉलो ही नहीं किया, ओके, तो तकलीफ हो जाएगी। फॉर एग्जांपल के किसी की सैलरी 20,000 है, आपने 50% बेसिक ले लिया और बाकी सब अलाउंसेस, पर मिनिमम वेजेस के उसके लिए है ना 14,000 रुपीज है, तो आपका ऐसे भी गलत हो गया। तो आपको बहुत से सिनारियो है जो हम लोग सीटीसी डिजाइनिंग के वक्त देखेंगे। ओके जय, अब मेरा आगे का सवाल ना अगेन सीटीसी से रिलेटेड ही रहेगा। सो मिनिमम वेजेस ये अभी भी कंपनीज फॉलो कर ही रहे हैं, लेकिन अब वो कैसे कर रहे हैं, वो स्प्लिट वेज स्ट्रक्चर के हिसाब से कर रहे हैं, जहां पर वो ग्रॉस जो है वो सीटीसी मिनिमम वेजेस से वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं, मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी जब नए वेज कट के हिसाब से जब सीटीसी रिस्ट्रक्चरिंग होगा तो ये पैटर्न सेम रहेगा या पैटर्न में कुछ चेंजेस होंगे? नहीं, जो ऑलरेडी हमारे ये पॉडकास्ट के वक्त भी स्टार्टिंग में ही बोला था कि चैप्टर 2 है, उसका सेक्शन 5 है, वो बहुत क्लियरली बोलता है कि नो एम्प्लॉयर कैन गिव लेस देन द मिनिमम वेजेस। अब जो वेजेस का डिफिनेशन इंक्लूजन में आएगा, जो इंक्लूजन है पार्ट ए और बी मैंने बोला था, वो आपका मिनिमम वेजेस रहेगा इनडायरेक्टली। ओके, तो कोई भी उसको स्प्लिट नहीं कर सकता। मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। पहले क्या होता था कि भाई किसी को 20,000 रुपीज, फॉर एग्जाम्पल 15,000 रुपीज सैलरी दिया गया है, ओके, और मिनिमम वेज एक 14,000 रुपीज है, तो वो बेसिक इतना नहीं रखते थे, वो क्या करते थे, उसको स्प्लिट कर देते थे, यानी 15,000 डिवाइडेड बाई 2 यानी 50% तक है ना वो लोअर सैलरी के। हायर सैलरी में तो बेसिक और कम हो जाता है, पर लोअर सैलरी में क्या करते थे कि इस तरीके से 50% बेसिक रख के बाकी सब अलाउंसेस में दे देते थे। पर अब ये क्लियर है कि आपका जो वेजेस है, वो जो मैंने पार्ट ए एंड बी बोला उसको ही कंसिडर किया जाएगा। दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू द मिनिमम वेजेस, जो भी फ्लोर वेजेस के आने वाले हैं उस हिसाब से होना चाहिए। पहले जो एयर फ्रेट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था एयर फ्रेट का 98 का, जहां पर था कि इफ द ग्रॉस सैलरी इज मोर देन द मिनिमम वेजेस तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। बट अभी इसमें बहुत क्लियर है कि आपको मिनिमम वेजेस के हिसाब से देना है। तो वेजेस आपका ए और बी जो मैंने बोला वही वेजेस कंसिडर हुआ। दैट शुड बी द इक्विवेलेंट टू द फ्लोर, जो भी नेशनल वेजेस आएंगे और स्टेट का मिनिमम वेजेस रहेगा उसी हिसाब से आपको देना होगा। अच्छा, अब यही चीज हम थोड़ा एक एग्जांपल देके हमारे व्यूअर्स को समझा सकते हैं? हाँ, मैंने इसीलिए एक एग्जांपल बनाया है क्योंकि मुझे बहुत से, जैसे ही ये स्टार्ट हुआ तो बहुत सी कंपनीज ने मुझे अप्रोच किया हुआ था कि भाई हम लोग को सैलरी स्ट्रक्चर ने चेंज करना है। तो मैंने बहुत से लोगों के सैलरी स्ट्रक्चर्स ने देखे हुए थे, वहाँ पर प्रीवियसली भी देखा हुआ था कि भाई कुछ कुछ चीज़ें देने की भी ज़रूरत नहीं थी। ओके, वो भी चीज़ें दिया करते थे, जैसे कि भाई क्योंकि अवेयरनेस नहीं था। ओके, कि भाई बोनस है वो 21,000 के ऊपर जाएगा तो आपको देना ही नहीं है, तो भी दिया हुआ था। तो ऐसे ही एग्जांपल मैं लेकर आता हूं कि भाई कहां पर हम लोग किस तरीके से करें कि करंट सीटीसी है वो एम्प्लॉयर पे ज्यादा बर्डन ना आए। तो उसी हिसाब से हम लोग है ना एक एग्जांपल देखेंगे कि जहां पर आपको है ना इजी, मैंने 2 स्ट्रक्चर में किया हुआ है। एक जो एग्जिस्टिंग यानी जो ओल्ड स्ट्रक्चर चल रहा है पुराने एग्जिस्टेंट लेबर लॉ के हिसाब से, उस हिसाब से किया है, और एक न्यू वेज कोड के हिसाब से उसका अभी सीटीसी डिजाइनिंग कैसे होगा, सैलरी डिजाइनिंग कैसे होगा, उस हिसाब से किया है। सो फॉर एग्जाम्पल कि बेसिक एक एम्प्लॉय का जो आपने बोला ना स्प्लिट वेजेस, ओके, तो उसका ही एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि भाई बेसिक उसने दिया है, उसकी सैलरी है ना 26,000 है, ओके, 26,336, ओके, पर उसने बेसिक जो दिया है वो 59,380 दिया है, यानी बहुत कम दिया है। और अलाउंसेस में एचआरए, कन्वेंस, मेडिकल और स्पेशल अलाउंस उसने 15,000 रुपीज तक दिया हुआ है। देन एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, पीएफ डिडक्ट किया हुआ है। ईएसआईसी उनको नहीं लगेगा बिकॉज एग्जिस्टिंग लॉ क्या बोलता है ईएसआईसी का, दैट इज द 21,000 का लिमिट दिया गया है, तो ये 26,000 रुपीज हो रहा है, तो इसको नहीं लगेगा। ओके, देन बोनस देखो इन्होंने दिया हुआ है, जबकि उनका स्पेशल अलाउंस इटसेल्फ बेसिक प्लस स्पेशल अलाउंस ही हो जाता है, जहां पर बोनस देने की जरूरत नहीं थी, पर ये लोग बोनस दे रहे थे। ओके, देन मेडिकल इंश्योरेंस दे रहे थे, और ग्रेचुइटी जो है वो 4.81% दे रहे हैं सिर्फ बेसिक पे। तो बेसिक कितना है, सिर्फ 5,923 रुपीज। ओके, अब ये स्ट्रक्चर ज्यादातर सभी कंपनीज के अंदर होगा, ग्रॉस सीटीसी एंड द नेट सैलरी। हम लोग ने क्या किया है इजी वे में, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो वेजेस का डेफिनेशन है वो वेजेस का डेफिनेशन को आप डिवाइड करो।
A, B, C एंड D में, और वही सब चीजें मैंने इसीलिए यहाँ पर भी कॉलम में रखी है। आप अगर स्क्रीन पे देखोगे तो कॉलम में अलग से पार्ट A, पार्ट B, पार्ट A, ठीक है, पार्ट C, A to I, वो सब कुछ इसीलिए किया है कि जो भी व्यूअर है उसके लिए इजी हो जाए उनका सैलरी स्ट्रक्चर समझने के लिए कि कैसे क्या कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग ने क्या किया है, ग्रॉस स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम लोग ने रखा हुआ है, ग्रॉस प्लस एम्प्लॉयर पीएफ, वो प्लस कर दो, जो भी आंसर आएगा ओके उसको प्लस करो, और जो भी आंसर आता है उसको डिवाइड बाय 2 करो। 50% आपका इसका मतलब हो गया, 20,000 है, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 10,000 हो गया। ओके अब यहाँ पर मैंने जैसे बोला था कि स्टार्टिंग में पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ तो आप डायरेक्टली मेरे पास क्वेश्चन जो पूछा गया था वो वेजेस का और सीटीसी डिजाइनिंग। अब यहाँ पर ट्विस्ट है कि आपको ये ध्यान रखना है कि भाई 50% अभी तो जो आ रहा है, जैसे ये एग्जांपल ही लेते हैं, 28,136 रुपीज आ रहा है, उसको डिवाइडेड बाय जब मैं 2 करता हूँ, ठीक है, तो 14,000 आ रहा है, पर मिनिमम वेज एक्ट जो है वो अभी वो है 15,246, तो विच एवर इज हायर आपको लेना है। अगर आपने वेजेस का डेफिनेशन समझ के भी स्टार्ट कर दिया सीटीसी तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने दूसरे एक्ट नहीं पढ़े। मिनिमम है, ठीक है, मिनिमम वेजेस आपको देखना चाहिए था, पेमेंट ऑफ बोनस देखना चाहिए था, पेमेंट ऑफ वेजेस देखना चाहिए था। तो यहाँ पर ही है ना ये ट्विस्ट आ जाता है कि आपका जब 50% जो है, ठीक है, तो 50% आपका आने के बाद भी आपको कंपेयर किसके साथ करना है, वेजेस के साथ। ओके तो यहाँ पर हम लोग ने डायरेक्टली जो बेसिक है वो हम लोग ने रख दिया है 15,246 जो मिनिमम वेजेस है, ठीक है, उसका एचआरए लिया, कन्वेंस लिया। देखो इसके अंदर जो चेंज आया हुआ है वो चेंज बहुत इजी है, तो मेडिकल और स्पेशल अलाउंस उड़ ही गया, उसके रखने की जरूरत नहीं। फिर एम्प्लॉयर पीएफ एज इट इज है, 1800 ही आ रहा है, बट यहां सबसे बड़ा चेंजेस आ रहा है, दैट इज द ईएसआईसी डिडक्शन आ रहा है उसका 495। क्यों? प्रीवियसली जो डेफिनेशन था वेजेस का वो जो सेक्शन 222 के अंदर आता था वो था ग्रॉस माइनस कन्वेंस किया जाता था, कि ग्रॉस माइनस कन्वेंस करके जो भी आता है उसके ऊपर आपको ईएसआईसी लेना था, ठीक है। अभी तो वेजेस का डेफिनेशन ही इंक्लूजन वाले ही हम लोग को लेने हैं, तो इंक्लूजन इसके अंदर सिर्फ बेसिक है, बाकी सब एक्सक्लूडेड है, तो फिर इसके ऊपर आपको ईएसआईसी लगेगा, जो भी 4% जाएगा। बोनस मैंने दिया हुआ है, दैट इज 1270। देन मेडिकल इंश्योरेंस एज इट इज रखा है, उसको कोई चेंज नहीं किया। ग्रेचुइटी यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन्होंने जो भी कंपनी में बेसिक जिन्होंने कम रखा हुआ था 30-40% उस हिसाब से, तो उनको है ना थोड़ा सा एक्सेस अमाउंट पे करना पड़ेगा। जैसे यहाँ सबसे बड़ा कंपैरिजन देखिए, ग्रेचुइटी में 286 रुपीज डिडक्ट हो रहे थे पहले के स्लैब के हिसाब से, अभी 733 हो गए, तो ऑलमोस्ट है ना 3 टाइम्स हुआ, क्योंकि जितना आपने बेसिक कम रखा है उतना आपका ग्रेचुइटी अब बढ़ेगा, क्योंकि 50% पे ले जाना है। ओके तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पर इस हिसाब से हम लोग ने सैलरी स्ट्रक्चरिंग किया हुआ है। तो एडिशन क्या हो गया, आपको ईएसआईसी का है ना बर्डन आ गया। तो जब ईएसआईसी और आपका दूसरा ग्रेचुइटी जब बढ़ता है तो बट ऑब्वियस है कि उसका है ना नेट सैलरी कम हो जाएगा। नेट सैलरी यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो 1057 यानी 1057 रुपीज से उसकी नेट सैलरी कम हो गई। तो अभी इस तरीके से स्ट्रक्चरिंग डिजाइन होगा। अरे बाप रे, लेकिन जय ये तो फिर हमारे बेचारे एम्प्लॉयज वो नाराज हो जाएंगे, क्योंकि एम्प्लॉय तो नेट सैलरी ही देखते हैं, उनको ग्रॉस और सीटीसी से कोई लेना देना होता ही नहीं है। तो कुछ ऑप्शन हमारे पास है कि उनकी नेट सैलरी हम थोड़ी सी बढ़ा दें? या डेफिनेटली सी बढ़ाना, या बीइंग अ कंसल्टेंट लेब्रियो का यही एक्सपर्टाइज है कि भाई किस तरीके से हम लोग एक्ट में रहकर उसको है ना बेस्ट तरीके से क्लाइंट को सॉल्यूशन दे। तो इसके अंदर भी सॉल्यूशन दिया गया है। आप वापस नेक्स्ट स्लाइड में कर रहा हूं, नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देखोगे तो उसके अंदर आपको मैंने चेंज करके दिया हुआ है। वहां पर आप है ना बेसिक उनका बढ़ा दीजिए, उनका बेसिक पर यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना है, सभी व्यूअर्स को भी ध्यान रखना है। आपने बेसिक बढ़ा दिया तो ऐसा ना हो कि आपका ईएसआईसी हटाने में आपने जब बेसिक बढ़ाया तो बाकी जो भी ग्रेचुइटी है वो इतना बढ़ जा रहा है कि इट्स बेटर कि आपको ईएसआईसी। पर इसमें हम लोग ने कंपैरिजन भी किया है कि जैसे कि आप बेसिक है ना, अभी जो सीलिंग लिमिट है ईएसआईसी के आज की डेट में, ठीक है, वो सीलिंग लिमिट 21,000, अभी लोग बोल रहे हैं 30,000 ने वो
होगी तब की बात है, पर अभी के लिए आज का जो पॉडकास्ट है तब लिमिट जो है वो 21,000 है। तो आप क्या कर सकते हो, बेसिक है ना जो 15,246 मिनिमम वेज के हिसाब से रखा, उसकी जगह पर आप है ना 21,500 कर दो उसको, और बाकी सिर्फ फिर HRA कन्वेंस में। और जब आप ऐसा करोगे तो आपका ESIC भी हट जाएगा और बोनस भी हट जाएगा, ठीक है। तो फिर पर कंपेयर करो कि भाई आपका 15,000 और मैंने कितना बोला 21,500, ठीक है। तो जो 21,500 है तो दोनों में डिफरेंस कितना, अराउंड 6,000 रुपीज क्या है। जब आप 6,000 बेसिक इंक्रीज कर रहे हो तो ग्रेचुइटी, इसमें आप ग्रेचुइटी देखोगे ना तो इतना इंक्रीज नहीं हो रहा है। और नेट सैलरी कंपेयर करोगे, पहले 1,057 रुपीज से कम हो रही थी और अभी उसकी नेट सैलरी बढ़ रही है। अभी आपने कहा कि CTC का 50% बेसिक प्लस DA रखना है, Yes. लेकिन जब आपने जो ESIC वाला सोल्यूशन दिया वहां पर आपने बेसिक प्लस DA 50% से काफी ज्यादा रख दिया है, तो क्या ये अलाउ है? हाँ देखो, एक्ट कभी भी क्या होता है मिनिमम पे होता है, कि मिनिमम यानी जैसे कि PF ऐप ले लो तो PF का जब भी इंस्पेक्शन या 7A इंक्वायरी रहती है तो हमेशा क्या देखते हैं वो 1,800 रुपीज देखते हैं। ओके, एंड देयर इज अ जजमेंट ऑल्सो मराठा ग्रामीण बैंक का कि भाई आप किसी को भी एक्सेस अमाउंट के लिए नहीं बोल सकते, यानी 1,800 के अबव, सपोज कि आपका 50,000 रुपीज बेसिक है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते 50,000 पे आप 12% दो, आप 1,800 दो। तो कभी भी कोई अथॉरिटी का जुरिडिक्शन क्या है कोई भी ड्यूज निकालने का, कि मिनिमम जो दिया गया है वो फॉलो कर रहे हैं, हम मिनिमम 50% कर रहे हैं। आप ज्यादा दो तो कभी कोई डिपार्टमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप कम दोगे तब जाकर प्रॉब्लम होगा। इसीलिए आपको वो कंपेयर करना है। आप 50% से ऊपर दोगे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सेफ जोन में हो, पर 50 से नीचे जाएगा तो फिर लायबिलिटी क्रिएट होगी। तो जो आपका क्वेश्चन था कि हम लोग ज्यादा देंगे, मिनिमम क्राइटेरिया 50% का है, मैक्सिमम क्राइटेरिया आप 100% एक में ही, जैसे कोई कंसोलिडेटेड सैलरी दे देता है तो आप एक में दे दो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। उस पे जो आपको कंप्लायंस करना है वो आप कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 21,500 पे ग्रेचुइटी बढ़ जाएगा, ओके, पर आपका जो ESIC है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा कि जो एम्प्लॉय 21,000 तक का था तब तक उसको ESIC कटता था, अब 40,000 हो जाने के बाद भी उसकी सैलरी अगर ESIC कटेगा तो फिर उसको प्रॉब्लम होगा। तो दिस इज द वे जहां पर आप इन विद द एक्ट फ्रेम के अंदर आप है ना इस तरीके से डिजाइन करो जिससे प्रॉब्लम ना आए। करेक्ट, यानी हमें वो केस टू केस बेसिस पे देखना पड़ेगा कि किसको क्या कैसे करना है, राइट? तो व्हाट आई अंडरस्टूड कि बेसिक प्लस DA ये हम 50% से ज्यादा रख सकते हैं। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं समझी हूँ कि अब PF और ESIC का जो कंट्रीब्यूशन कैलकुलेशन है वो सिर्फ बेसिक प्लस DA पे ही होगा। सिर्फ बेसिक प्लस DA पे मत कीजिए, A प्लस B आप समझिए। आपने स्पेशल अलाउंस, अदर अलाउंसेस अगर दे दिया है, ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। इसकी जगह पर हम लोग एक कर सकते हैं कि भाई डिफरे अलाउंस करके इसमें एक्सक्लूजन में है। जैसे मैं आपको बताऊं तो कि भाई डिफरे अलाउंस यानी क्या रहता है कि फॉर एग्जांपल के कोई मार्केटिंग पर्सन है, ओके, तो उसको आपने अटायर अलाउंस दे दिया, फ्यूल अलाउंस दे दिया एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट प्रोफाइल। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने दे दिया यूनिफॉर्म अलाउंस, जो वर्कर है उसको यूनिफॉर्म अलाउंस दे दिया, वो उसकी रिक्वायरमेंट है, वो प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो वो डिफरे के अंदर आप डाल सकते हो, क्योंकि हाई एंड सैलरी जहां पर भी आएगी वहां पर क्वेश्चन आएगा कि भाई अगर ओल्ड रिजिम के हिसाब से वो जा रहे हैं तो उसने LTA ये सब कुछ फ्यूल अलाउंस ने दिया है, तो उसमें एज पर द रिक्वायरमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशंस आप डिफरे अलाउंस करके डिफरे के अंदर क्रिएट करो, ओके, उसके अंदर ये सब एडिशन कर दो। थैंक यू सो मच जय, आज का हमारा डिस्कशन बहुत ही फ्रूटफुल रहा और मैं हमारे व्यूवर्स को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वो जरूर आपके सर्कल में शेयर कीजिए। अगर वो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के एंड में हमने एक लिंक दी है, व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक। इस कम्युनिटी में हम हमारा नॉलेज जो है वो शेयर करते रहते हैं, डेली अपडेट्स देते रहते हैं। तो अगर आपको इस तरीके के कोई भी नॉलेज चाहिए है तो प्लीज हमारी इस लिंक पे क्लिक कीजिए और इस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड है वो है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, जहां पर हम PF, ESIC, ग्रेजुइटी, बोनस इन सब के बारे में और डिटेलिंग में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए जय और गायत्री आपसे अलविदा कहते हैं। कंप्लायंस की बात जय और गायत्री के साथ। स्टे कंप्लायंट। थैंक यू।